अबे सर, जो कांग्रेस की रैली हुई 14 दिसंबर को, माना गया कि काफी प्रभावपूर्ण रैली थी। आज मैं वंदिता मिश्रा का इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख देख रहा था और बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि वोट चोरी पर इतना ज्यादा कांग्रेस जोर दे रही है कि बाकी सारे मुद्दे जो है जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जा सकता है, वो थोड़ा पीछे छूट रहा है। क्या आप इस तरह की आलोचना से सहमत हैं? आप उस पूरी रैली को कैसे देखते हैं? अब वंदिता जी ने लेख लिखा है, मैंने भी पढ़ा सवेरे लेख। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सा मुद्दा है जिसके ऊपर आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की गई। क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की गई? क्या महंगाई के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की गई? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर घेरने की कोशिश नहीं की गई? क्या ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने जो गफलतें की उनमें घेरने की कोशिश नहीं की गई? क्या ट्रंप के सवाल पे उनको घेरने की कोशिश नहीं की गई? क्या रुपए के गिरने के सवाल पे उनको घेरने की कोशिश नहीं की गई? और भी कई मुद्दे मैं इतने गिना दिए, आप भी चाहे इसमें 4-5 जोड़ दीजिए। हर मुद्दे पे उनको घेरने की कोशिश की जा चुकी है। सभी मुद्दे महत्वपूर्ण है। कौन सी पार्टी, कौन सी विरोधी पार्टी, कौन सी विरोधी नेता इन मुद्दों को मुद्दा नहीं मानता है? लेकिन मैं ये मानता हूं निजी तौर पर, आप लोगों की अलग राय हो सकती है, मेरा मानना है कि इस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ में साठगांठ करके परमानेंट मेजॉरिटी प्राप्त करने का एक उपकरण बना रही है। उस उपकरण का नाम है मतदाता सूची और उसकी एसआईआर। अगर उसने इस एपरेटस को परफेक्ट कर लिया और उसका विरोध नहीं हुआ, जनता में उसके खिलाफ जनजागरण नहीं हुआ, तो ये सारे मुद्दे धरे रह जाएंगे। भाजपा बैठ के तय करेगी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और कौन कितने वोटों से जीतेगा, कितने वोटों से हारेगा। और कभी कभी वो ये भी तय किया करेगी रणनीतिक रूप से, चलिए ये चुनाव हम हार जाते हैं, या इस चुनाव में हम इतनी सीटें प्राप्त करेंगे, इससे ज्यादा नहीं प्राप्त करेंगे। भाजपा इस एपरेटस को इस तरीके से बना रही है, इसके लिए अंग्रेजी में बड़ी अच्छी भाषा है, लेकिन हम लोग यहाँ हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके से बना रही है कि ये न केवल भारत में बल्कि दुनिया के किसी लोकतंत्र में कभी भी नहीं हुआ है इस तरह का। ऊपर से दिखने में आपको ये निर्वाचन आधारित लोकतंत्र बना रहेगा, लेकिन उसमें एक पार्टी का ही शासन, वन पार्टी रूल कायम हो जाएगा। और जब ये कहा जाएगा कि ये वन पार्टी रूल है, तो आपको मजाक उड़ाया जाएगा कि और पार्टियां भी तो चुनाव लड़ती हैं, भाई नहीं जीतती तो उसमें भाजपा की क्या गलती है? आप देखिए, जब संसद में राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि भाई आपने सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है, तो अमित शाह ने उसका क्या जवाब दिया? अमित शाह ने इस कैप्चर वाले मुद्दे का कोई जवाब नहीं दिया। जहां तक मुझे याद है वो मुख्य तौर पे यही कहते रहे कि भाई ये जो सीसीटीवी है, ये कोई सीसीटीवी संविधान, ये कोई संविधान सम्मत डेटा तो है नहीं जिसको सुरक्षित रखा जाए, वगैरह वगैरह। उन्होंने तकनीकी रूप से उन चीजों का जवाब देने की कोशिश की। राहुल गांधी का हमला ये था कि इसकी पॉलिटिक्स क्या है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट है, इसकी पीछे राजनीति क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, 100 साल तक हमने काम किया, 11 साल से भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद भी 31% से 37% के बीच हिंदू एकता हो पाई है। और आखिरकार उसके खिलाफ जो एकता हुई, यानी इंडिया गठबंधन की या पीडीए की, जो भी आप एकता कहें, उसके बाद बहुमत भी नहीं रह गया उनके पास। भाई तकनीकी रूप से भाजपा के वोट कोई खास कम नहीं हुए 2024 में। मोटे तौर पर देश में थोड़े बहुत अंतर के साथ उतना ही वोट मिले, लेकिन सीटें काफी घट गई। तो इससे उनका माथा ठनका और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई, इतने 100 साल से ज्यादा हो गए कोशिश करते करते, हिंदू तो एक हो नहीं रहे हमारे झंडे के नीचे। तो जितने एक हो गए हैं उनको किसी तरीके से बचा के रखा जाए और नई तिकड़म करके किसी तरीके से पराजय की संभावनाओं को, पराजय के अंदेशों को टाला जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हमें हर बार जीत हासिल हो ही जाए। इस तरीके से मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये जो एसआईआर नाम की तिकड़म की जा रही है, ये बहुत गंभीर बात है। पूरा लोकतंत्र दांव पे लगा हुआ है। वंदिता मिश्रा क्या बोल रही हैं भाई? वो क्यों नहीं? मैं तो उनसे उल्टा सवाल पूछूंगा कि भाई आप किन मुद्दों की बात कर रही हैं? मुद्दों के ऊपर तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दों का मुद्दा है।
ये सुपर मुद्दा है। अगर आप इसको छोड़ देंगे, ये वंदिता मिश्रा, मैं मानता हूं कि वो नेक ख्याल पत्रकार हैं, मैं उनको उस गोदी मीडिया की कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं। एक आध जगह मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से भी संवाद हुआ है अपने एक मित्र के घर पे। वो जैसे पत्रकार होते हैं उस तरह की हैं, और वैसे ही होना चाहिए पत्रकारों को। लेकिन उनका ये जो विचार है कि मुद्दों पे बात करो, ये बहुत ही घिसा पिटा आइडिया है। भाई मुद्दों पे बात करो, मुद्दों पे तो बातचीत होती रहती है। नया मुद्दा कौन सा बन रहा है? साथ में वो ये भी मानती हैं कि जब रैली हो रही थी तो उस वक्त कांग्रेस बड़ी उत्साह में थी और बड़ी जबरदस्त एकता वहां दिखाई पड़ रही थी कांग्रेस की, और इसको वो आयरॉनिकल कह रही हैं। इस बात को वो आयरॉनिकल कह रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि नेक ख्याल पत्रकारों को भी अपने विश्लेषण पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं भी तैयार हूं अपने विश्लेषण पर पुनर्विचार करने के लिए। और जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप किसी राज्य में पहुंच जाएं कि वोट चोरी के सवाल पे वोट पड़ेगा। इस बार वोट चोरी का मुद्दा रेफरेंडम वाला मुद्दा नहीं है, ना बिहार में उसको रेफरेंडम के लिए पेश किया गया, और न ही ये मुद्दा अभी इस स्थिति में आ पाया है कि इसको सारे देश में विपक्ष इस तरह पेश करे कि वोट चोरी हो रही है, इसके खिलाफ या पक्ष में वोट दीजिए। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है जनता के सामने। अभी वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन है वो अपने बिल्कुल शुरुआती चरण में है। मैं समझता हूं कांग्रेस की इस रैली उसको पहले चरण में ले गई है। इस रैली में खुल के चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगे। मैंने बहुत दिन पहले ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा इस देश में चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन होगा। वो होने जा रहा है। मैं कोई अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा हूं, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा था सामने। जिस तरह चुनाव आयोग सरकारी पार्टी की तरफदारी करता है, प्रधानमंत्री की तरफदारी करता है। देखिए, पिछले चुनाव आयोगों ने भी कभी प्रधानमंत्री से कोई जवाब तलब नहीं किया। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, इस पर चुनाव आयोग मानता है कि इनका लिहाज किया जाना चाहिए इस पद पर बैठे व्यक्ति का। तो अगर वो कुछ उल्टी सीधी बात बोल भी देता है, चुनाव आयोग ने कभी प्रधानमंत्रियों को नोटिस नहीं दिया। शेषन ने भी प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं दिया था। किसी भी बड़े चुनाव आयुक्त ने। मैं इस बात को मान सकता हूं, मैं भी इस बात का लिहाज करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को आप एक साधारण उम्मीदवार की तरह या किसी छुटवैये नेता की तरह प्रधानमंत्री के साथ चुनाव आयोग को सलूक नहीं करना चाहिए। ये बात सही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुलेआम सांप्रदायिक मुहिम चला रहा है, प्रधानमंत्री खुलेआम मुसलमानी बोल रहा है लगातार, पूरा चुनावी मुहिम प्रधानमंत्री की सुविधा के लिए बनाई जाती है, और फिर ये सब तो छोड़ दीजिए बात। अब तो नौबत ये आ गई कि सरकारी पार्टी लगातार सत्ता में बनी रहे, इसलिए वोटर लिस्टें बनाई जा रही हैं, और सरकारी पार्टी के भीतर जो अंतर्विरोध है वो भी उसी तरीके से हार होंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है अपने भाषण में कि भाई 4 करोड़ वोट काट दिए गए, और ये 4 करोड़ वोटों में 80-90% हमारे वोट हैं। इसका मतलब यह है कि उनको भी लग रहा है कि एसआईआर के जरिए उनके साथ भी हिसाब उत्तर प्रदेश में साफ किया जाएगा। कम से कम संकेत तो इसी तरह के मिल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सब नेता इसी पे बोल रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के, लेकिन वंदिता मिश्रा कह रही हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पे बात करो। जी आनंद सर, जो अभय सर ने आखिर में कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारे वोटर्स के नाम कटे हैं, तो अखिलेश यादव ने भी इस संदर्भ में बयान दिया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 84,000 वोट भाजपा के कम हो रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव भाजपा को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कुछ तथ्य भी आप देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी एसआईआर का जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें लेके उत्तर प्रदेश में लेके काफी अटकलें हैं। अटकलें ये हैं कि जो पहले जिन जिलों में 5-6 जिलों में जो पूरी हो गई थी एसआईआर, उसके आंकड़े आ गए हैं, और उसके आंकड़े के अनुसार मोटे तौर पे ये मैं एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, करीब ये माना जा रहा है कि 20% लोगों के वोट कट रहे हैं। वो बोल रहे हैं एब्सेंट, डिस्प्लेस, क्या है, 4 कैटेगरीज में वो डुप्लीकेट, एब्सेंट, नॉट फाउंड, कुछ इस तरह से उनका 4 कैटेगरीज में लोगों के वोट काट रहे हैं, और उसका कुल जमा करीब 20% आ रहा है। कैटेगरी वाइज है, 10% इसमें है, इसमें से। तो अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप 20%, 15 करोड़ करीब वोटर हैं, अगर 20% काट देंगे तो वो 3 करोड़ वोटर होते हैं। 3 करोड़ एक बड़ी आबादी है। 400, इसीलिए वो जो 403 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उसीलिए वो अखिलेश यादव सब लोग कह रहे हैं 80,000 वोट कट जाएंगे। दोनों की अलग अलग चिंताएं हैं। अखिलेश यादव की चिंता यह है कि ये टारगेट करके काट रहे हैं। बीजेपी की एक दूसरी चिंता है, और मैं ये मान रहा हूं कि वो बेईमानी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता।
बीजेपी की चिंता ये है कि जो गांव के परिवेश में रहने वाला व्यक्ति है, दो चुनाव होते हैं। जैसे आपने अगर अभी केरल में देखा, एक लोकल बॉडीज का चुनाव बोला जाता है और एक अपना विधानसभा और लोकसभा होता है। लोकल बॉडीज में भी दो चुनाव हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र का होता है, एक शहरी क्षेत्र का होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा पंचायती सिस्टम है वो 3 टियर होता है, जिला, ब्लॉक और ग्राम। और जो शहरी क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर महापालिका, ये सब आता है। जैसे केरल में 6 नगर पालिका है, बंबई में तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भयंकर इलेक्शन होता है, वो तो एक स्टेट जैसा इलेक्शन। अब बीजेपी की दिक्कत क्या हो रही है कि जो लोग गांव में रहते हैं, और आप और हम भी उससे अछूते नहीं हैं, तो आपका जो भी गांव हो, उसके पास शहर आ गए, मतलब उसके कस्बे हो गए हैं, जो धीरे धीरे अब कहीं म्युनिसिपैलिटी बन गई है, तो कहीं टाउन एरिया बन गया, और वहां पे सभासद होते हैं, वहां पे ग्राम प्रधान नहीं होता है। तो ऐसी तमाम लोग हैं जो अपने गांव के आसपास उनकी नौकरी रहती है, अगल बगल के जिले में। मैं कह रहा हूं छोटी मोटी नौकरी, कोई शुगर मिल में काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, वो दोनों वोटर आइडेंटिटी रखते हैं। वो शहर की भी वोटर आइडेंटिटी रखते हैं और वो गांव की भी रखते हैं। गांव में इसलिए उनके लिए जरूरी होता है कि वो प्रधानी वाला चीज उनके लिए इसलिए जरूरी है कि उससे, प्रधानी से उनके घर की बहुत सी चीजें चलती हैं। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। अभी क्या हो रहा है कि जब ये हो रहा है कि यहां या वहां, तो ये सारे लोग गांव के वोट अपने रिटेन कर रहे हैं, यहां का कटवा रहे हैं। गांव का वोट रिटेन करना इसलिए जरूरी है, जो भी हम आप सब लोग ग्रामीण उससे जानते हैं, आपकी जो बेसिक जायदाद है, वो चाहे 100 मीटर हो, वो ज्वाइंट होती है। पिताजी अभी जिंदा हैं, आप 3 लोग हैं, पिताजी 2 भाई हैं, तो हर एक को लगता है भैया ये अपना तो हिस्सा है ना इसमें। आपको डर ये लगता है कि अगर मैंने वहां से अपना वो भी कटवा लिया तो मेरा हिस्सा ही नहीं रह जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जो जो भी कोई गांव का तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि लोग अपना शहरी क्षेत्र का वोट छोड़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं। बीजेपी की दिक्कत ये सबसे बड़ी हो रही है कि शहरी क्षेत्र में जो उसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल में जो सभासद जीत के आती है, सारी म्युनिसिपलिटी जीत गई, सारे, वहां पे अगर ये लोगों का पलायन हो गया तो वह अजीब सी स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि ये वोटर तो उसी के वोटर होते हैं। तो बीजेपी चाहती यह है कि जब अब अगर इस लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं अगले 3-4 महीने में, लोकल बॉडीज का इलेक्शन बीजेपी चाहती है पुरानी उससे हो, लिस्ट से। और ये वाले जो 2026 में 27 में जो इलेक्शन होते हैं, नई वाली लिस्ट से हो। अब इसको लेके मेरे ख्याल में कोर्ट क्या रवैया अपनाता है, देखने वाली बात होगी। आर्गुमेंट के लिए कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो वोटर लिस्ट अलग होती है, ये वोटर लिस्ट अलग होती है। बिल्कुल बेहुदी बात है। अरे आप अगर वोटर हैं तो दो वोटर लिस्ट आप क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो वोटर लिस्ट तो एक करिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों का अलग अलग वो है। और वोटर लिस्ट को लेके बहुत सी भ्रांतियां हैं, दिक्कतें हैं। एसआईआर का फॉर्म भरना बहुत आसान नहीं है। मेरे घर में जो अभी एक बच्ची काम करती है, वो उसको भी कल पूरे दिन छुट्टी लेके वो जाएगी, अपना एसआईआर फॉर्म भरना है, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया है। डॉक्टर कमल।